मैनेजमेंट के लिए कि हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहे, उसके लिए हमको इन जो है कंटेंट्स का जो हमको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को क्या है कि जिस तरह से अब भाई उसका उपयोग कैसे करें, ठीक है, उसके लिए अब आपको ये करना पड़ेगा कि भाई जो हम क्रॉप ले रहे हैं उस क्रॉप के लिए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अब हर क्रॉप की अलग अलग जो है उसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अलग होती है, उसको भोजन लेने की जो है क्षमता उसकी अलग होती है। ठीक है, अब जिस तरह से मान लीजिए कोई सीरियल्स क्रॉप्स है या कोई जो है ऑयल क्रॉप है, तो दोनों में अलग अलग न्यूट्रिएंट यूज होंगे। अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई जो ऑयल क्रॉप है उसको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट देना है। ठीक है ना, कोई सीरियल क्रॉप है तो उसको कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आपको देना है। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपको मिट्टी की जो है ना जांच करानी पड़ेगी। ठीक है, अब मिट्टी की जांच के लिए आपको जिस तरह से आप फसल के लिए जांच करा रहे हैं तो आपको अलग नमूना तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप कोई जो है प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अलग से नमूना जो है उसके लिए सॉइल प्रोफाइल आपको की स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप जाकर के उसको अच्छे से जो आप सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कि कोई जो है आपको फसल लगानी है, जिस तरह से मान लीजिए कि आपको जौ लगाना है, गेहूं लगाना है, बाजरा लगाना है, ग्वार लगाना है, मूंगफली लगानी है, ठीक है, आपको सरसों लगाना है, तो उसके लिए आपको वो तरीका समझना पड़ेगा कि आप कैसे उसका सैंपल तैयार करें। सबसे जो अच्छा जो समय होता है मिट्टी का नमूना लेने का, और वो जब आप जो है ना रबी के फसल की कटाई हो जाए, मतलब रबी के फसल की कटाई आपके अप्रैल के आसपास हो जाती है। ठीक है ना, 15 अप्रैल के आसपास हो जाती है, तो 15 अप्रैल के बाद जब आपकी फसल कट जाए उसके एक हफ्ते बाद जो है ना सैंपलिंग आप ले सकते हैं, मतलब सॉइल का सैंपल आप तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय ये है, नहीं तो आप जो है जिस तरह से आप रबी और खरीफ की बिजाई, जब खरीफ के फसल की रबी के फसल की बिजाई कर रहे हैं और खरीफ की फसल कट गई और रबी के फसल की बिजाई करनी है, ठीक है, तो आप उनके बीच में जो गैप आ रहा है उसके बीच में भी आप जो है सॉइल सैंपल ले सकते हैं। किसके लिए? रबी की फसल के लिए। ठीक है, जो आपने अप्रैल में जो आप सैंपल तैयार करेंगे वो तो आप खरीफ के लिए तैयार करेंगे, लेकिन यदि आपको रबी की फसलों के लिए तैयार करना है तो खरीफ की फसल कटने के बाद जो आपको गैप मिलेगा उसमें आपको सैंपल तैयार करना पड़ेगा। या यदि मान लीजिए कि आप जो है फसलों को, यदि आप स्टैंडिंग क्रॉप में कोई जो किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो आप यदि आप उस क्रॉप को लाइन टू लाइन जो है आप बिजाई कर रखे हैं तो आप लाइनों के बीच से भी आप जो है ना सैंपल ले सकते हो। सॉइल सैंपल लेने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अगर बोलते हैं, AUGR, अगर, ठीक है ना, AUGR अगर बोलते हैं। ये स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टील का इंस्ट्रूमेंट इस वजह से बना होता है कि सैंपल में कोई सैंपल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए या जिस तरह से मिक्सिंग ना हो। यदि मान लीजिए कि आप जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं, आप सैंपल ले रहे हैं जिसमें जो है जंक लगा हुआ है, तो जंक लगा हुआ है इसका मतलब कि उसमें आयरन है। यदि मान लीजिए कि वो जो है जंक जो है आपके सैंपल में मिक्स हो गया तो क्या होगा, आपके सैंपल में आयरन शो करने लगेगा और आपके जो है मिट्टी में, आपके सॉइल सैंपल में आयरन नहीं है, ठीक है। और यदि आपको मिक्स हो गया, यदि जंक लगा हुआ फावड़ा मिक्स हो गया तो आपके सैंपल में क्या होगा, आयरन जो है शो करने लगेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमेशा जो है कोई स्टील का बना हुआ जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उससे आप
सैंपल, सॉइल का सैंपल लीजिए, तैयार कीजिए। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस तरह से आपको पहले ही बात हुई कि जिस तरह से आपको सीरियल क्रॉप्स के लिए लेना है, ठीक है। तो सीरियल क्रॉप के लिए लेना है तो आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड नमूना बनाने के लिए आप जो है ना कच्ची 4 बीघा का ये मान लीजिए आपका जो है ना, आपका ये प्लाट है, ठीक है, कच्ची 4 बीघा। अब इसमें फसल तो है नहीं, ये तो खाली खेत है, ठीक है ना, एकदम रिलैक्स में है आपका ये खेत, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, आप मेढ़ों के 1-1 मीटर अंदर, मेढ़ों के 1-1 मीटर अंदर आप जो है ना निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप रेंडमली तरीके से आप कच्चा 4 बीघे में से 15 से 20 जगह आप निशान मार्किंग कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है, कि आपको इस स्थान से नमूना लेना है, फिर आपको यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से लेना है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब वी शेप में, अंग्रेजी के वी शेप में आप जो है नमूना लेते जाइए, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से लिया, यहाँ लिया, फिर यहाँ लिया नमूना। ऐसे आप अपने दिमाग में पहले मेकअप कर लीजिए कि हमको कहाँ कहाँ से नमूना उठाना है, ठीक है। उसके बाद नमूना उठाने के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है कि कोई आप स्टील की पाइप ले लीजिए, या आपके पास नमूना लेने का इंस्ट्रूमेंट औजार अगर हो तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। तो आप जहां से भी आपको नमूना उठाना है, सबसे पहले तो वहां के जो खरपतवार यदि है तो आप उस खरपतवार को आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए वहां से, ठीक है। हटाने के बाद आप वहां पर आप किसके लिए नमूना तैयार कर रहे हैं, फसलों के लिए आप तैयार कर रहे हैं। तो फसलों के लिए जो नमूना लेने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस फसल की जो रूट है, जो उसकी जड़ है, वो कितनी गहराई से पोषक तत्वों को लेती है। तो अधिकतर जो हमारी सीरियल सामान्य जो फसलें होती हैं, धान्य जो फसलें होती हैं, वो अधिकतर जो है 6 इंच से पोषक तत्वों का अपटेक जो है करती है, ग्रहण करती हैं। तो आपको कितने गहराई से, जब ये 6 इंच से फसलों का ग्रहण करती हैं तो अपने को 6 इंच के आसपास से अपने को नमूना लेना चाहिए। 6 इंच का मतलब कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच, ठीक है। तो 6 इंच में कितना हो गया, 6 गुना के 12 और 3 15 सेंटीमीटर। तो आप कोई मान लीजिए कि आप एक स्टील का पाइप ले लीजिए, ठीक है, आप एक स्टील का पाइप ले लीजिए, उस पाइप पर आप जो है 15 सेंटीमीटर का आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। 15 सेंटीमीटर का निशान लगा दीजिए आप। निशान लगाने के बाद आपने अपने दिमाग में मेकअप कर लिया, यहाँ से हमको जो है नमूना लेना है। अब जहां से भी नमूना है लेना है, वहां से सबसे पहले आप जो है खरपतवार को हटा देंगे। उसके बाद उस पाइप को आप 15 सेंटीमीटर धंसा दीजिए यहाँ पर, जहां से नमूना लेना है आपको। जब आप उसको धंसा देंगे तो आपको इसमें मिट्टी भर जाएगी। जब मिट्टी भर जाएगी तो आप उसको कहीं जो है उसको आप जो है कहीं अपनी पराती में, ठीक है ना, उसको खाली कर लीजिए। फिर वैसे दूसरी जगह आप धंसा दीजिए, फिर खाली कर लीजिए। तीसरी जगह 15 सेंटीमीटर धंसा दीजिए, फिर खाली कर लीजिए। चौथी जगह आप जो है धंसा दीजिए, फिर खाली कर लीजिए आप, ठीक है। ऐसे आप जो है ना कच्चे 4 बीघा, ठीक है ना, कच्चे 4 बीघा में से आप जो है 15 से 20 जगह आप उसको धंसा करके और नमूना आप जो है ना इकट्ठा कर लीजिए। ये आप धान्य फसलों के लिए और सब्जियों के लिए, दोनों के लिए यह है तरीका मिट्टी का नमूना लेने का। ये दोनों तरह के, आप सब्जी लगाना है तो, या आपको धान्य फसलें सीरियल क्रॉप लगाना है तो, आप दोनों में जो है आप नमूना लेने का यही तरीका होगा। 15-15 सेंटीमीटर आप पाइप को धंसाते जाइए, उसमें मिट्टी भर जाएगी और उसको खाली कर लीजिए आप।
ऐसे आप जो है 15 से 20 जगह से आप कच्चे 4 बीघे में से नमूना उठा लीजिए, तो पूरे खेत का प्रतिनिधित्व हो गया है आपके, ठीक है ना। अब उस सैंपल को क्या कीजिए कि आप जो है ना, यदि अब देखिए, यदि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कच्चा 4 बीघा है, ठीक है ना, तो ये 3 बीघा तो बराबर है, एकदम एक समान है, लेकिन 1 बीघा जो है ना ढलान पर है, ठीक है ना, थोड़ा खेत जो है ना ढालू टाइप का है। तो कोशिश ये किया कीजिए कि जो ढालू टाइप का जो खेत है, ठीक है ना, उसका नमूना आप जो है ना अलग तैयार कीजिए, ठीक है, उसका नमूना आप अलग तैयार कीजिए। क्यों कि एक्चुअल में ये तो पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति इस वजह से है कि जब जिस तरह से हैवी बारिश होती थी और जमीन के ऊपर वाटर फ्लो होता था, ठीक है, अब उतनी बारिश हो नहीं रही है, वाटर फ्लो हो नहीं रहा है। यदि वाटर फ्लो होता था तो ये हम लोग जो है अपने दिमाग में डालते थे कि भाई जो न्यूट्रिएंट ऊपर का न्यूट्रिएंट है वो जो है ना नीचे आ जाएगा जब वाटर फ्लो होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो जब वाटर फ्लो होगा तो न्यूट्रिएंट ऊपर का न्यूट्रिएंट ये नीचे जहाँ पे ढालू है उधर आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम ये कहते थे कि जो ढालू जगह है, ठीक है ना, जो ढालू जगह है उसका नमूना आप अलग से तैयार कीजिए, ठीक है। यदि ढालू नहीं है, एकदम खेत आपका समतल है, तब आप एक समान जो है नमूना तैयार कीजिए। अब आपने 15 से 20 जगह से ये नमूना लेने के बाद एक पराती में आपने सबको आप जो है ना मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके आप जो है उसको 4 भाग में आपने, मान लीजिए कि ये आपकी पराती हो गई, ठीक है ना, इस पराती में आप नमूना इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसको 4 भाग में आप बांट दीजिए। ये जो 2 तिरछे भाग हैं उनको आप जो है ना फेंक दीजिए और ये 2 तिरछे भाग को आप मिला लीजिए, ठीक है ना। फिर ये जो 2 तिरछे भाग को आप मिलाए हैं इसको फिर आप 4 भाग में बांट दीजिए। 2 तिरछे भाग को फेंक दीजिए और 2 तिरछे भाग को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि आपके पास जो है ना 300 से 400 ग्राम मिट्टी का नमूना हो जाए। जब ये 300 से 400 ग्राम हो जाए, ठीक है, तब आप इसमें जो है अपना नाम, पिता का नाम, गांव, खसरा नंबर, या यदि मान लीजिए कि आपको खसरा नंबर ध्यान नहीं है तो आप इसमें क्या कीजिए कि आप जैसा से कोई पहचान लिख दीजिए कि भाई ये नीम के पेड़ वाला है, ये बबूल के पेड़ वाला है, ठीक है। और आपने फसल कौन सी बाना चाहते हैं, आप जो है ग्वार बाना चाहते हैं, मूंगफली बाना चाहते हैं, जौ बाना चाहते हैं, गेहूं बाना चाहते हैं, ठीक है ना, बाजरा बाना चाहते हैं, और उससे पहले कौन सी आपने फसल, पूर्व बोई गई फसल और बाद में बोई जाने वाली फसल, दोनों फसलों को जरूर आप लिखिए, ठीक है। तब ये आपका सैंपल जो है ना पूरे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया। अब जिस मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 बीघा जमीन है, ठीक है ना, 10 बीघा जमीन एकदम समतल है आपके पास, ठीक है, या 5-5 बीघे का टुकड़ा अलग अलग है, तो जो एक नमूना बनाने का जो स्टैंडर्ड जो साइज है ना वो 5 बीघे से ज्यादा का नमूना नहीं बनाना चाहिए। कितना? 5 बीघा। 5 बीघे का ही नमूना अपने को बनाना चाहिए। अब 5 बीघे में से कितने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ जाएगा, कम से कम 1 बीघे में से कम जो है ना 4 जगह से नमूना लेना चाहिए। क्या? 4 जगह। क्यों? कि पूरे खेत का जो है प्रतिनिधित्व हो जाए। अब अपन ये कहते हैं, अब जिस तरह से अपन ये कहते हैं कि भाई मेढ़ों के 1-1 मीटर अंदर से नमूना लेना चाहिए। क्यों? मेढ़ के पास से नमूना क्यों नहीं लेना चाहिए? वहाँ पर पेड़ कम लगते हैं वहाँ पर। हाँ, हाँ, दौरे बनाए जाते हैं साइडों में। हाँ, अपन जो है मेढ़ के ऊपर से जो है ना, मेढ़ के पास से
नमूना इस वजह से नहीं जो है पुटअप करते हैं कि यहाँ मेड़ के पास जो है खरपतवार ज्यादा होता है, तो खरपतवार सड़ने के बाद क्या बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करता है। कितना ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करता है। अब मान लीजिए कि आपने अपने खेत के मेड़ के पास से जो है सैंपल ले लिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा शो करेगा, और आपने अंदर आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है ना कम है, ऑर्गेनिक कार्बन कम है। जब एनालिसिस जो है ऑर्गेनिक कार्बन का हम करते हैं, ठीक है ना, फेरस अमोनियम सल्फेट के टाइटेशन से, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन जो आता है उस पर फैक्टर लगा करके हम ऑर्गेनिक मैटर निकाल लेते हैं। तो आपके मेड़ के पास ये खरपतवार सड़ने के बाद यहाँ ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हो गया, तो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ ज्यादा शो करेगा और अंदर जो है आपको कम होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हमेशा जो है मेढ़ों के 1 मीटर अंदर से सैंपलिंग करनी चाहिए। उसके बाद आपका सैंपल तैयार हो गया, तो इस तरह से आपके पास यदि 10 बीघा है तो आप 5-5 बीघे का जो है ना 2 नमूना बनाइए, ठीक है, और 1 बीघे में से 4 जगह से नमूना उठाइए। कितनी गहराई से, 15 सेंटीमीटर गहराई से, 15 सेंटीमीटर गहराई से। अब आप जो है 5-5 बीघे का 2 नमूना आपने बना लिया। अब दोनों नमूने को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। आप उसके बाद आप जैसे आपको मैंने बताया तरीका, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका सबको जो है 14 जगह से उठाइए, 15 जगह से, सब 15 सेंटीमीटर गहराई से, ठीक है, फिर उसको सबको मिक्स कीजिए, 4 भाग में बांटिए, दो तिरछे भाग को फेंक दीजिए। ऐसा जो है दूसरे नमूना में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर 2 नमूना, आपको दोनों नमूने में आप अलग अलग खसरा नंबर लिखना हो तो लिख दीजिए, या आप उसमें पहचान लिख दीजिए, ये जिस से बबूल के पेड़ के पास वाला है, ये खेजड़ी के पेड़ के पास वाला है, ठीक है। और पूर्व बोई गई फसल और बाद में बोई जाने वाली फसल, ये 2 चीज तो बहुत ज्यादा कंपल्सरी है आपके मिट्टी के नमूने में लिखने के लिए। उसके बाद आप कहीं भी आप जो है नजदीक का जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप उसमें आप नमूना भेज दीजिए, या जिस तरह से राज्य सरकार की कोई लेबोरेटरी है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वहाँ आप भेज दीजिए। वहाँ पे जांच होने के बाद आपका वो जो है आपका नमूना, इस वजह से कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ना तैयार करना बहुत जरूरी है। आज के समय में मिट्टी की जांच होनी, पानी का जांच होना बहुत जो है अनिवार्य है। क्यों कि जो आने वाला जो समय है, हम हमारे देश में 70 से 75% जो फर्टिलाइजर्स है ना वो हम बाहर से परचेज करते हैं। तो हम कोशिश ये किया करें कि भाई कम से कम जितनी जरूरत हो उतनी ही जो है उर्वरकों का जो है ना उपयोग करें। कोशिश ये क्या करें, हमारे पास जो संसाधन है, जिस तरह से मान लीजिए कि आपने जो है नाइट्रोजन आपको 100 किलो देना है, ठीक है, तो आप 100 किलो नाइट्रोजन देना है तो कोशिश ये किया कीजिए कि 30 से 40 किलो नाइट्रोजन आप जो है उर्वरक से दे दीजिए, और 60 से 70 किलो नाइट्रोजन आप जो है इससे आप जो है FYM से दीजिए, वर्मी कंपोस्ट से दीजिए, नाडेप कंपोस्ट से दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बायोगैस स्लरी से दीजिए। तो इसी को मैं कह रहा हूँ, ये आपको सामंजस्य है। अब इसमें क्या होगा, जिस तरह से मान लीजिए कि यदि आप नाडेप बना रहे, नाडेप के खाद से आप नाडेप का खाद तैयार कर रहे हैं, तो होगा क्या, जो आपका संसाधन है, किसान का जो संसाधन है, ठीक है ना, उसका कितना अच्छा जो है ना सदुपयोग हो जाएगा। अब ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अपना संसाधन है, जो किसान का संसाधन है, आपके पास किसान के पास गोबर खूब अच्छा हो रहा था, उसको थोड़ा सा जो है एक साइंटिफिक रूप देने की जरूरत है, वैज्ञानिक जो है तरीका देने की जरूरत है, और उस गोबर में सारे तत्व जो है उपलब्ध है, जो अपने पौधों के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व उस जो है कार्बनिक खाद में उपलब्ध है।
और हमको बाहर से खरीदने की भी जरूरत नहीं है। वो हमारा खुद का संसाधन है, हमारा खुद का गोबर है, हमारे खुद गाय भैंसों का जो है गोबर है। आप उसको अच्छे से आप तैयार कीजिए और आप उसको तैयार करने के बाद आप उसको जो है आप अपने खेत में अप्लाई कीजिए। सबसे जरूरी है अपने, अब उसके बाद आपने जांच के लिए भेज दिया। अब जांच होने के बाद आपको अब आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड में ये आपको मिल जाएगा कि आप जो है जो आप फसल लगाना चाहते हैं उस फसल के लिए आपको जो है जो उर्वरक जो आपको देने हैं, जिस तरह मान लीजिए कि नाइट्रोजन आपको इतने किलो देना है, फास्फोरस आपको इतने किलो देना है, पोटास आपको इतने किलो देना है, ठीक है। किसी सूक्ष्म तत्व की कमी है तो आपको सूक्ष्म तत्व की पूर्ति आप जो कैसे करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि लोहे की कमी है तो लोहे की कमी की पूर्ति कैसे होगी, फेरस सल्फेट। तो आपको फेरस सल्फेट आपको कितना देना है, ये सारा जो है उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में लिखा होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग से क्या फायदा होगा, अपने लागत को कम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लागत को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। आज जिस तरह से आज जो है ना, आज दोगुनी आय की बात हो रही है ना, किसान की दोगुनी आय की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये भी समझना चाहिए कि अपनी लागत को भी कम करना चाहिए। भाई जो पोषक तत्व की जरूरत है आप उसी का उपयोग करें ना, ठीक है। अब जिस तरह से मान लीजिए कि आपको सरसों बाना है, रिकमेंडेशन आपको सिंगल सुपर फास्फेट का है और आप डीएपी यूज कर रहे हैं, तो आपको कितनी महंगी पर डीएपी किस भाव में है, 2900 रुपया का 100 किलो, ठीक है। और सिंगल सुपर फास्फेट उससे सस्ता है, ठीक है। और उसकी ज्यादा जरूरत क्यों, और सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर भी है, डीएपी में तो सल्फर नहीं है, ठीक है। और सिंगल सुपर फास्फेट में तो सल्फर है, जो कि तेलीय फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसी वजह से सिंगल सुपर, तो आपकी लागत कम हो गई ना। यदि आपने सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया तो आपकी लागत कम हो गई। तो इसी वजह से जरूरी ये है कि जो आप फसल बिजाई कर रहे हैं उस फसल में ये आज के समय में ये जानने की आवश्यकता है कि उस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व और किस मात्रा में देना है। ये कैसे पता चलेगा, ये जब हम आप मिट्टी की जांच कराएंगे। और इसी वजह से मिट्टी की जांच हमेशा जो है 2 साल पर एक बार जो है अवश्य करानी चाहिए। आपका जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो 2 साल के लिए वैलिड है, ठीक है ना। हाँ जी, अब जिस खेत की एक बार जांच हो गई अब उसकी दोबारा कब नंबर आएगी, 2 साल जो है ना बाद उसका नंबर आएगा। फिर उसी तरह से, तो इस तरह से हर जो है 2 साल बाद जो है आपके खेत का नंबर आता रहेगा। तो अब उसी तरह से आप धान्य फसलों के लिए, सब्जियों के लिए आप ऐसे जो है नमूना तैयार कर सकते हैं। तो अब आपको ये कितने फायदे हो गए कि एक तो आपको, और दूसरा मिट्टी का नमूना जो है आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का नमूना कहाँ से नहीं लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। कहाँ से, जिस तरह से मान लीजिए कि एक तो पेड़ के छाया के नीचे से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे गोबर खाद का आप जो ढेर लगा रखे होंगे वहां से नमूना नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। मेढ़ों के पास से नमूना नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जानवरों को खेत में हम बांध देते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास से नमूना नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से कुछ थोड़ी सावधानी जो है बरतनी चाहिए, जहाँ से हम अच्छे से नमूना जो है ना तैयार कर सकते हैं। मिट्टी का नमूना अच्छे तरीके से अपन तैयार कर सकते हैं और उसकी जांच कराने के बाद हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए अपन कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। इस वजह से कि आज का जो समय है वो ये समय है कि हम भाई जो हम फसल लगा रहे हैं उस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में चाहिए, ये पूरा जो है ना जरूरी है।